आज की डेट में आपने देखा होगा कि कई लोग रेंट पे किराए पे घर लेते हैं और कई किराए पे देते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट बनता है, 1 साल का नहीं बनता, 1.5 साल का नहीं बनता, 2 साल का नहीं बनता। तो इसके पीछे क्या लीगल रीज़न है कि हमेशा 11 मंथ का जो रेंट बनता है, वो क्यों बनता है? आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, आप किराएदार हैं या फिर ओनर हैं, तो उस केस में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको लीगल पर्सपेक्टिव से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आशीष जी, सबसे पहले तो स्मॉल क्वेश्चन, ये जो हम रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, ये 11 मंथ का ही क्यों बनाते हैं? ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म का क्यों नहीं होता? बिल्कुल। अगर आप अपना घर किराए पे देते हैं या अगर आप घर किराए पे ले रहे हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ लीगल बातों की बात करेंगे जिसमें दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप रेंट एग्रीमेंट में उन सब बातों को लिखवाते हैं। आप सबने देखा होगा 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है। इनफैक्ट रियल एस्टेट एजेंट से भी अगर आप पूछेंगे उनको भी ये बात नहीं मालूम होगी। आपको हम बताना चाहेंगे उसके पीछे का जो रीजन रहता है वो रहता है रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके अनुसार अगर आप 11 महीने से ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो आपको उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसका खर्चा उठाना पड़ता है। और उसी से बचने के लिए रेंट एग्रीमेंट जो ओनर है या रियल एस्टेट एजेंट है आपको बोलते हैं कि आप 11 महीने का ही बनवाएं। अभी हम जानेंगे कि 11 महीने बनाने से आपको नुकसान है या फायदा है, वो भी हम जानेंगे और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या मतलब निकलता है। तो 11 महीने का रीजन साफ है। स्टैंप ड्यूटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल काफी खर्चा होता है, आपको लॉयर की फीस भी पे करनी पड़ती है क्योंकि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। उस केस में 11 महीने से ज्यादा होने पे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बिल्कुल फोटोग्राफ करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और स्टैंप ड्यूटी की जो फीस रहती है स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, पर मोस्टली अगर हम सभी स्टेट्स की बात करें तो वो लगभग लगभग आपके कितने साल का रेंट एग्रीमेंट बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने अपनी दुकान रेंट पे दी है एटीएम के लिए, बैंक को दिया है या किसी को दुकान दे रहे हैं लंबे समय के लिए, तो वहां आपने देखा होगा कि वो लोग 11 महीने से ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। तो 5 साल तक का अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसका, तो 2% आपका जो साल का रेंट होता है एवरेज निकाल लिया जाएगा, उसकी आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और वहीं अगर आप 5 साल से 10 साल के आसपास का बनवाते हैं, 10 साल तक का, तो 3% रहती है। और वहीं 10 साल से ज्यादा अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है तो 6% सालाना जो आपका रेंट रहता है उसका 6% आपको स्टैंप ड्यूटी की तरह देना पड़ता है। इसके अलावा आप जो सिक्योरिटी लेते हैं उसके लिए 100 रुपए के आसपास की एक फीस जमा होती है और रजिस्ट्रेशन फीस रहती है जो कि 1100 रुपए रहती है। तो लगभग लगभग अगर आप 2 से 3 साल का अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, कोर्ट में उसको रजिस्टर करवाते हैं, तो 6 से लेके 10,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना रेंट है और आपको लॉयर जो है कितनी फीस ले रहा है, 6 से 10,000 रुपए के आसपास का आपका खर्चा हो जाता है। इस खर्चे को बचाने के लिए हम लोग शॉर्टकट लेते हैं, नोटराइज करवाते हैं अपने रेंट एग्रीमेंट को और 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं विनय जी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि सबके दिमाग में आता है कि जो हम स्टाम्प पेपर खरीदते हैं, कई 20 रुपए का खरीदते हैं, कोई 50 रुपए का खरीदते हैं और कई 100 रुपए का करते हैं। तो अगर लीगल टर्म की बात करूं तो कौन सा वैलिड माना जाता है? 100 रुपए से ऊपर वाला वैलिड माना जाता है या 20 रुपए में भी काम चल जाता है? 20 में भी काम चलता है, 100 में भी काम चलता है। डिफरेंट डिफरेंट उसका पर्पस जो है वो जानना होगा हमें, डिपेंडिंग अपॉन जो आप, क्योंकि स्टैम्प जो आपका रेंट एग्रीमेंट होता है उसको एड्रेस प्रूफ की तरह यूज किया जाता है। अगर आपको गैस कनेक्शन लेना है उसके लिए यूज किया जाता है। तो इनफैक्ट अगर लीगल बाउंडिंग की बात करें, कोर्ट में जो नोटराइज रहता है वो लिखा होता है कि वो कोर्ट में आप नहीं लेके जा सकते हैं, वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर रहते हैं। तो उनकी वैलिडिटी सिर्फ 2 पार्टी के बीच में रहती है, उनके बीच का एक एग्रीमेंट है, आप उसको प्रूफ की तरह दिखा सकते हैं, पर बिल्कुल कोर्ट उसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं देगी, जैसा उस पर लिखा ही रहता है। अब बात करते हैं कितने का स्टाम्प पेपर यूज करना है, वो डिपेंड करेगा उस रेंट एग्रीमेंट को आपने कहाँ यूज करना है। दो बीच के पार्टी के बीच में बात है, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रहे हैं, जो हम जानेंगे कि कौन से मुख्य चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। वो आप लिख रहे हैं तो आप चाहे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाए, 20 पे बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप गैस कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ही बनवाना पड़ेगा। और कुछ एजेंसी जैसे भारत एजेंसी है आपको बोलती है कि आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ही आप रेंट एग्रीमेंट बना होगा तभी हम आपको गैस कनेक्शन बुक करेंगे। आपको बैंक में जाके अपना एड्रेस चेंज करवाना है रेंट एग्रीमेंट के थ्रू। अगर आपको पासपोर्ट ऑफिस में अपना एड्रेस प्रूफ देखना है तो 100 रुपए के आसपास का मान्य माना जाता है। और वो देके आप जो है अपना रेंट एग्रीमेंट उसी के अकॉर्डिंग बनवाएंगे। बट अगर आप 2 पार्टी के बीच में बना रहे तो फर्क नहीं पड़ता, आप 10 का बनाए, 20 का बनाए, तो जहां पर भी आप अपना उसको यूज करना चाह रहे हैं
उनसे पहले एक बार बात कर लें और उसी के हिसाब से एक बार में अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाएं विनय जी। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई कि हमें किसमें एग्रीमेंट बनवाना चाहिए और क्या लीगल है और 11 मंथ का हम क्यों बनाते हैं। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, मुझे थोड़ा एग्जाम्पल से बताएं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा समझ में आए कि अगर मैं 10,000 रुपए रेंट दे रहा हूँ तो मुझे कितनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। तो मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताएं। 10,000 रुपए का दे रहे हैं और हम मान लेते हैं कि 10% आपका रेंट जो है बढ़ेगा। 2 साल की अगर हम बात करें रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, तो एवरेज अगर हम दोनों का माने तो 10,500 रुपए आपका मंथली रेंट आता है 2 साल का। अगर हम मंथली एवरेज माने, क्योंकि सेकंड ईयर से आपका 11,000 होगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है और उसका 2% निकालना है, क्योंकि ये 5 साल से कम का है। तो जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 2520, इन सबको करने के बाद 2% निकालने के बाद। इसके ऊपर आप 1100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ऐड करेंगे, 100 रुपए आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐड करेंगे और उसके अलावा लॉयर की फीस जो भी रहती है 2 से 3,000 रुपए, 5,000 रुपए वो आपको पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसा मैंने बताया 6 से 10,000 के आसपास आपका जो खर्चा आएगा रजिस्ट्रेशन करवाने का अपना एग्रीमेंट का। पर आप नोटराइज भी करा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 11 महीने से कम का आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, ये नॉर्मल ट्रेंड है सभी स्टेट में। 11 महीने से कम का सब लोग यूज करते हैं और आप वैसे भी यूज करते हैं। उसकी भी लीगल बाइंडिंग रहती है, किराएदार किराएदार ही रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके घर पर वो कब्जा हो जाएगा। अगर आप रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं तब आपको बिल्कुल समस्या आ सकती है। आपको रेंट एग्रीमेंट बिल्कुल बनवाना चाहिए विनय जी। तो अब ये बात आ गई कि हमने क्या नाम है नोटरी से वेरीफाई करवा लिया, स्टैंप करवा ली। अब बात आती है कि मैं उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन लिखवानी चाहिए किराएदार को या फिर ओनर को, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। तो हमें अब ये जानना है कि डिस्प्यूट किस किस चीज के होते हैं। पहला डिस्प्यूट रहता है कि जब आपका टेन्योर खत्म हो रहा है तो रेंट कितना बढ़ना चाहिए। ओनर बोलता है कि मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ेगा, टेनेंट बोलता है कि नहीं आपको कम बढ़ाना चाहिए। तो आप जो भी आपका 10% का नॉर्मली रहता है, स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है, तो आप वो अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे कि जैसे ही आपका टेन्योर पूरा होता है आपका रेंट जो है 10% बढ़ेगा, म्यूचुअल एग्री होना चाहिए। वो ये वर्ड डाल सकते हैं उसमें। अगर वो म्यूचुअल एग्री नहीं भी होता है तब भी 10% लो के हिसाब से बढ़ा हुआ माना जाएगा। टेनेंट को वो पैसा आपको देना होगा। टेनेंट की राइट की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो देते हैं। काफी स्टेट्स में तो 12 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है, तो उसको आप क्लियरली मेंशन करवाएं रेंट एग्रीमेंट में कि वो रिफंडेबल होगी, किस टाइम पे रिफंडेबल होगी। क्योंकि काफी ओनर्स जो हैं उसको बोलते हैं कि जब तक हमारा नया किराएदार नहीं आएगा हम उसको रिफंड नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल मेंशन कराना है कि जिस दिन आपकी हैंडओवर करेंगे सेम डे आपको पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस होनी चाहिए। कौन सी चीजें टेनेंट के बाउंड में आती हैं रिपेयर कराने के लिए और किन चीजों को ओनर को रिपेयर कराना है, क्या क्या चीजें आपके घर में लगी हुई हैं उसकी लिस्ट बिल्कुल साइन करा लें टेनेंट से। टेनेंट के लिए भी फायदा रहेगा कि घर में जितनी भी चीजें लगी हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं, उन सब की लिस्ट जो है एक अलग से पेपर पे बना के वहां पर साइन करवाएं। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। रेंट एग्रीमेंट के अलावा पुलिस की तरफ से क्लियर गाइडलाइंस है कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है उस केस में ओनर जिम्मेवार होगा। टेनेंट का अगर कोई भी क्राइम होता है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे हिसाब से रेंट एग्रीमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पुलिस वेरिफिकेशन रहेगी। टेनेंट के आप सारे डॉक्यूमेंट ले लें और अगर टेनेंट भी चाहता है कि जिसके घर में रह रहे हैं उनसे आप प्रॉपर्टी का लीगल प्रूफ मांग सकते हैं, उनका भी आप आईडी प्रूफ मांग सकते हैं। देख सकते हैं कि बिल्कुल घर जिनको आप पैसा दे रहे हैं इनिशियली कैश में नॉर्मली दिया जाता है सिक्योरिटी या एडवांस। कई लोगों के साथ ये गड़बड़ हो जाती है कि वो पैसा दे देते हैं, बाद में चलता है कि आपके साथ चीटिंग हो गई है, वो घर था ही नहीं उनका। और फिर ओनर कहता है हमने तो आपसे कभी बात नहीं की है। तो आप उनसे बिल्कुल मांग सकते हैं कि आपका ही फ्लैट है, उसका थोड़ा प्रूफ दिखा दीजिए आप हमें। तो ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको लिखनी चाहिए रेंट एग्रीमेंट में। कितने समय का रहेगा 11 महीने, डेट के साथ मेंशन करें। नोटिस पीरियड आपका कितना रहेगा ये जरूर मेंशन करें। कैलेंडर मंथ का बड़ा इशू रहता है। टेनेंट आपको बीच में हो सकता है आपको नोटिस दे दे 15 तारीख को कि मैं अब 1 महीने का मेरा नोटिस है, 15 तारीख को मैंने आपको नोटिस दिया। नॉर्मली आपको नया किराएदार नहीं मिलता है तो आप उसमें क्लियरली मेंशन करें 1 मंथ नोटिस मींस कैलेंडर मंथ। इट मींस कि अगर उसको 1 तारीख के आसपास का ही आपको नोटिस देना होगा जिससे आपको और टेनेंट दोनों को कोई परेशानी ना हो। तो यही एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है। उसके साथ क्योंकि उसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो टर्म्स यूज की जाती हैं, वो लॉ के हिसाब से काफी ध्यान में रख के यूज करी गई हैं। टेनेंट का क्या मतलब है, ओनर का क्या मतलब है, क्योंकि टेनेंट की डेफिनेशन चाहे वो टेनेंट 5 साल के लिए रहे, 20 साल के लिए रहे, 1 साल के लिए, वो डेफिनेशन उस रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से कि घर को यूज करने की होती है, मालिकाना हक देने की नहीं होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए विनय जी।
बहुत बढ़िया आशीष। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है जाते जाते कि अगर कोई बंदा, कोई भी टेनेंट कब्जा कर ले कि मैं अब नहीं निकल रहा, आपको जिसको बुलाना है बुला लो, तो उस केस में क्या लीगल एक्शन ओनर ले सकता है? बिल्कुल लीगल राइट्स हैं, जैसा मैंने बताया। अगर रेंट एग्रीमेंट बना है, उसमें टेनेंट का स्टेटस डिफाइंड है कि वो उस घर को यूज करेगा, उसका मालिकाना हक नहीं ले सकता है। किसी भी सूरत में मालिकाना हक उसको नहीं मिलेगा। आप पुलिस की मदद ले सकते हैं, कोर्ट की मदद ले सकते हैं, उसको घर खाली ही करना होगा। और आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया है तो आपको किराया मिलता रहेगा अगर वो डिस्प्यूट में रहता है। और उसी जो आपने मेंशन किया है 10% इंक्रीज, उसी इंक्रीज के साथ आपको कोर्ट से पूरा पैसा मिलेगा और उसको घर खाली ही करना पड़ेगा। अब ये तो होगी ओनर की फेवर में बात। अब मैं बात करता हूँ टेनेंट की, कि कोई ओनर आता है और वो कहता है कि रातों रात मुझे घर खाली चाहिए और गुंडागर्दी करता है, तो टेनेंट क्या लीगल एक्शन ले सकता है इस केस में? गुंडागर्दी तो विनय जी आपको सड़क पे कोई भी कर सकता है, उसके लिए पुलिस आपके पास मौजूद है। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, 1 महीने का आपको नोटिस रिटर्न में नहीं मिला है, तो बिल्कुल आप पुलिस को बुलाकर कार्रवाई करवा सकते हैं। गुंडागर्दी का इलाज पुलिस ही करती है, हम जानते हैं कैसे करती है। तो आप पुलिस को बिल्कुल टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे, पुलिस इमीडिएटली आपके पास आएगी। रातों रात आपको घर कोई खाली नहीं करा सकता है। रिटर्न आपके पास नोटिस होना चाहिए ओनर के द्वारा, सेम भी टेनेंट की तरफ से भी। तो जब भी आप वर्बली ना माने टेनेंट और ओनर की कि आप घर खाली करो, उनको बोलो आप व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, मैसेज द्वारा, कैसे भी आपको एक रिटर्न कम्युनिकेशन दे नोटिस के लिए आपको। बहुत बढ़िया आशीष। तो ये वीडियो था रेंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर आपको लगता है कि ये चीजें नहीं मेंशन है, तो टर्म एंड कंडीशन जरूर मेंशन करवाएं जो आपका एग्रीमेंट होता है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।